आज बात करते हैं भारतीय राजनीति के एक ऐसे बिल की जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। महिला आरक्षण विधेयक। इसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा था, लेकिन इसका अंत हुआ एक चौंकाने वाली हार में। चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। एक ऐसा बिल जो पहली नजर में महिलाओं की भलाई के लिए था, वो संसद में जरूरी समर्थन क्यों नहीं जुटा पाया। आइए इस पूरी सियासी कहानी की परतें खोलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया था, असल में था क्या। इसका मकसद बिल्कुल सीधा था। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व करना। अच्छा, इस पूरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, परिसीमन। इसका सीधा सा मतलब होता है बदलती जनसंख्या के हिसाब से चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना। और यही एक शब्द, जैसा हम आगे देखेंगे, इस पूरे राजनीतिक तूफान के केंद्र में था। और बस यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। देखिए, एक तरफ थी सरकार की योजना। वो कहती थी कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 कर देते हैं और फिर इन नई सीटों में से 1/3 महिलाओं को दे देंगे। तो दूसरी तरफ था विपक्ष, जिसका कहना था, एक मिनट, अगर इरादा सच में आरक्षण देने का है तो अभी जो 543 सीटें हैं उसी में इसे लागू करिए। सीटें बढ़ाने का काम तो 2026 की जनगणना के बाद भी हो सकता है। सरकार का तर्क भी देखे काफी सीधा था। उनका कहना था, हमारा देश बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, हमें ज्यादा सांसदों की जरूरत है और हमारी योजना से महिलाओं को आरक्षण भी मिल जाएगा और किसी मौजूदा सांसद की सीट भी नहीं जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर विपक्ष के रास्ते पर चलें तो ये मामला सालों तक अटक जाएगा और आरक्षण 2029 तक लागू ही नहीं हो पाएगा। लेकिन विपक्ष ने सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद तो परिसीमन करके राजनीतिक फायदा उठाना है। और साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी मांग रख दी, जातिगत जनगणना की। विपक्ष का कहना था कि पहले ये तो पता चले कि देश में ओबीसी आबादी कितनी है, ताकि इस 33% कोटे के अंदर ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण पक्का हो सके। पर यह लड़ाई सिर्फ सरकार और विपक्ष के बीच की नहीं थी। इस मैदान में कुछ और भी बड़े खिलाड़ी थे जो सरकार के प्लान का खुलकर विरोध कर रहे थे। दक्षिण भारत के राज्यों ने इस बिल के खिलाफ एक बहुत मजबूत आवाज उठाई। उनका सीधा सवाल था कि हमने दशकों की मेहनत से अपनी आबादी को कंट्रोल किया है, तो अब अगर बढ़ती आबादी के आधार पर सीटें बांटी जाएंगी तो संसद में हमारी आवाज कम हो जाएगी। मतलब हमें अच्छी गवर्नेंस की सजा क्यों दी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो इन सारे मतभेदों, तर्कों और आरोपों के बीच आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इस बिल पर संसद में वोटिंग होनी थी। चलिए अब देखते हैं कि सदन के अंदर क्या हुआ और नंबर कैसे सरकार के खिलाफ चले गए। और फिर आया फैसले का पल। ये कोई मामूली बिल नहीं था, ये संविधान में संशोधन का बिल था, जिसे पास कराने के लिए 2/3 बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। उस दिन जितने सांसद सदन में थे, उस हिसाब से बिल को पास कराने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। लेकिन जब गिनती हुई तो बिल के पक्ष में पड़े सिर्फ 298 वोट और खिलाफ में 230। बिल गिर गया। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक शर्मिंदगी थी। पता है, पिछले 12 सालों में ये पहली बार हुआ था कि सत्ता में बैठी सरकार संसद में अपना कोई बिल पास नहीं करा पाई। बिल के गिरते ही संसद के अंदर और बाहर मानो आरोप प्रत्यारोप का तूफान आ गया। दोनों ही पक्ष इस हार का ठीकरा एक दूसरे के सिर फोड़ने में लग गए। सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह बात समझ से बाहर है कि जो पार्टियां महिला अधिकारों की बातें करती हैं, वो एक महिला केंद्रित बिल के गिरने पर जश्न कैसे मना सकती हैं। जवाब में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी महिला विरोधी बिल को नहीं, बल्कि महिलाओं की आड़ में संविधान को तोड़ने की एक असंवैधानिक चाल को रोका है। और ठीक जब लग रहा था कि यह पूरा ड्रामा अब खत्म हो चुका है, तभी राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक रहस्यमयी नंबर का जिक्र कर दिया, जिसने एक बिल्कुल नई बहस छेड़ दी। नंबर 16। 16, बस एक नंबर। लेकिन इस एक नंबर ने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक अटकलों की जैसे आग लगा दी। भाई, इसका मतलब क्या हो सकता था? तो इसके मतलब क्या निकाले गए? देखिए, सोशल मीडिया पर तो कई थ्योरीज चलने लगीं। एक थ्योरी ने इसे एक इंटरनेशनल स्कैंडल एप्स्टीन से जोड़ा, क्योंकि 16 और एप्स्टीन सुनने में थोड़े मिलते जुलते हैं। एक दूसरी, ज्यादा राजनीतिक थ्योरी ये थी कि यह सरकार की एक अहम सहयोगी पार्टी
टीडीपी के 16 सांसदों की तरफ इशारा था, या फिर शायद ये सिर्फ ये कहने का एक तरीका था कि यह पूरा बिल प्रधानमंत्री की इमेज चमकाने की एक कोशिश थी। इस जबरदस्त राजनीतिक उठापटक के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या ये बिल इतिहास बन जाएगा या इसे फिर से लाने की कोशिश होगी? और फिर जिक्र आया प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन का। अब इतिहास तो यही बताता है कि जब भी ऐसा होता है, देश अपनी सांसें थाम लेता है। चाहे वो 2016 में नोटबंदी का ऐलान हो, 2019 में आर्टिकल 370 का हटना हो, या 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन। सवाल यह है कि भविष्य के संबोधन अपने साथ क्या लेकर आएंगे। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या ये सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी, या फिर ये एक एकजुट विपक्ष की जीत थी जिसने सरकार की एक चाल को नाकाम कर दिया? या फिर इस कहानी में कुछ ऐसा भी है जो अभी सामने आना बाकी है? इस पर सोचिएगा जरूर।